नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू की उन्नत किस्में और रुपाई तकनीक पर जानकारी। भेड़ बकरी की उचित देखरेख से मिलेगा अधिक मुनाफा। बरसात आते ही प्रदेश के कई किसान फलों के नए बाग स्थापित करते हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं नींबू की बागवानी की। अगर आप भी नींबू के नए फसल लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और गड्ढों की तैयारी से लेकर पौधे रुपाई तक किन किन बातों का खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ एचएल सगर। जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष नींबू गरीब की थाली से काफ़ी दूर पहुंच गया था। तो नींबू की फसल किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। अतः आप नींबू के आर्चर्ड लगाने के अगर इच्छुक हैं तो नींबू के आर्चर्ड लगाने के पहले आपको इसकी किस्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। नींबू में कई प्रकार की किस्में हैं। इनमें साई सरबती है, बारामासी है, प्रमालिनी है, PKM1 है, विक्रम है, चक्रधर है। परंतु इनमें सबसे अच्छी किस्म कागजी नींबू की है। इसको ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि इसका छिलका पतला होने के कारण तथा इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये हर गृहिणी की पसंद है और हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो लगाने के पूर्व आप वैरायटियों का चयन सोच समझ के करें ताकि हमारा प्रॉफिट का जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे और हमें अधिक से अधिक इससे फायदा प्राप्त हो। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है। लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। गड्ढों की खुदाई, जहाँ तक गड्ढों की खुदाई का तात्पर्य है, नींबू के लिए 2 बाई 2 बाई 2 अर्थात 2 फीट गहरा, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा नींबू के लिए गड्ढे की खुदाई हमें करना पड़ती है। गड्ढों की खुदाई अगर आप ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिनों की धूप उन गड्ढों में लगा दें। धूप लगाने से क्या होगा कि जो भी हानिकारक जर्म्स, कीट वगैरह ज़मीन में हैं वो गर्मी के कारण नष्ट हो जाएंगे। उसके उपरांत आप गड्ढे की भराई का कार्य कर सकते हैं। और गड्ढे की ऊपर की जो मिट्टी निकलती है उसमें हम कम से कम 10 किलो गोबर की खाद का मिलाएं उसमें और ऊपर की मिट्टी को गड्ढे में नीचे भरें और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जब नींबू की जड़ें नीचे जाएंगी तो उनको करीबन 3 साल तक वो गोबर की खाद के रूप में पोषक तत्व इसको मिलते रहेंगे और पौधे की बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी। चाहे तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या बाविस्टिन भी डाल सकते हैं। और गड्ढे की भराई करने के पश्चात उस गड्ढे में एक आप खूंटी लगा दें जिससे आपको पहचान रहे कि यहाँ हमारा गड्ढा का बीच सेंटर है। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। नींबू के लिए विशेष रूप से हम 15 बाई 15 फीट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो पौधे से पौधे की दूरी हो या लाइन से लाइन की दूरी है, दोनों को हम 15 बाई 15 फीट पे लगाकर उत्तम प्रकार का नींबू का बगीचा
तैयार कर सकते हैं। और लगाते समय ये सावधानी रखें कि जब थैली को आप काट रहे हैं तो बड़ी सावधानी से ब्लेड की सहायता से उस थैली को, पॉलीथीन को काट कर पिंडी से अलग कर दें। और ध्यान रहे कि जो पौधे की पिंडी है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वो फूटे ना, मिट्टी ना झड़े, जड़ें उसकी उजागर ना हो। उसके पश्चात उस पिंडी को आप जो गड्ढे का मेन सेंटर है जहाँ खूंटी लगी हुई थी वहाँ पे उस पिंडी को लगा दें और पैर से चारों तरफ से अच्छे से उसकी दवाई कर दें, जिससे कि हवा ज़्यादा मात्रा में गड्ढे के अंदर जड़ों के पास ना जा पाए। और उसके तुरंत बाद अगर बारिश हो रही है तब तो कोई बात नहीं, और बारिश अगर नहीं हो रही है तो सिंचाई करके उस पौधे को पानी की पर्याप्त मात्रा दें। इसके बाद जब पौधा हमारा लग चुका होता है तो उसके बाद भी हमें इसमें काफ़ी देखरेख की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में जब हम देखें कि इसमें खरपतवार आ गए हैं तो समय समय पर गुड़ाई करके खुरपी की सहायता से, फावड़े की सहायता से या गेती की सहायता से इसकी गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण कर दें। और जब तक कि हमारा पौधा 4-5 साल का ना हो जाए उस समय तक इसमें जो नीचे से जो शाखाएं निकलती हैं उनकी कटिंग छटिंग भी ठीक प्रकार से करते रहें और पौधे की कैनोपी को एक अच्छी प्रकार का हम बना दें ताकि भविष्य में पौधा हमें अच्छे प्रकार के फल दे सके और पौधा अवांछनीय तरीके से उसकी बढ़वार ना हो। इसलिए कटिंग शटिंग भी इसमें काफ़ी नितांत आवश्यक हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से छोटे मध्यम किसान भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय करके अपनी आय बढ़ाने में लगे हैं। यह समय बरसात का चल रहा है और ऐसे में भेड़ बकरियों की देखरेख में लापरवाही की गई तो यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सुरेश चंद से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी पालन और भेड़ पालन में बारिश ऋतु में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। देखिए किसान भाइयों, बारिश का मौसम भेड़ बकरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि भेड़ बकरी को पानी से दूरी रहती है। रखरखाव की अगर हम बात करते हैं तो इनको चराने का जो बंदोबस्त है वो हमें करना है और साथ ही साथ जब बारिश होती है और ये बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम इनको सूखे स्थान पे रखें और हम अच्छे से रखें और सूखा स्थान दें ताकि कीचड़ में ना जाए, अन्यथा ब्याने में उसे तकलीफ हो सकती है, गंदगी से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए इसलिए हम उसको या जो गुआड़े हमारे हैं पक्के हैं तो उनकी धुलाई करने के बाद में फिनाइल का उपयोग करके और उसको सुखाने की व्यवस्था करें और पशुओं को उसमें सूखे स्थान पे रखें। आज के समय में बकरी और भेड़ पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे इसके लिए समय समय पर इनकी देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में भेड़ और बकरियों के लिए उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि बकरियों और भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फुट ऊंचा हो और आवास हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवास ऐसा होना चाहिए जिससे जानवर बारिश, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित रह सके। एक बकरी या भेड़ के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह उचित होता है और एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ या बकरियों को नहीं रखना चाहिए। भेड़ और बकरी है ये अगर हम बात करें तो हरे चारे की जो व्यवस्था है, क्योंकि चरने जाती है तो ऐसे में इनको दस्त हो जाते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि चराने के बाद में, क्योंकि बारिश ऋतु में हरा चारा या जो खरपतवार है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पशुओं को चराने के बाद 8 घंटे चराई के बाद में सूखा चारा भी दें ताकि वो समस्या नहीं आए। ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे पशुओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं हरे चारे यानी कि चरके जब आएगी सूखा चारा देंगे, और उसके साथ ही साथ जो पशु हमारे बकरी है, भेड़ है, उसको 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता होती है, जो दूध देने वाला है या प्रेग्नेंट है। जो ब्रीडिंग बक है उसको 400 से 500 ग्राम दाना देने की आवश्यकता है, यानी कि बीजू बकरा जिसको हम कह सकते हैं, उसे 400-500 ग्राम प्रतिदिन दाना देने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 से 250 ग्राम तक का दाना उसके वजन यानी कि शरीर भार के अनुसार देने की आवश्यकता होती है, तो वो हम देंगे। साथ ही साथ हम इनको मिनरल मिक्सर, खनिज पाउडर जो है वो भी हम 15 से 20 ग्राम 25 ग्राम तक उसके वजन के अनुसार हमें देने की आवश्यकता है। वो अगर हम देते हैं तो हम इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आहार प्रबंधन। भेड़ और बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध करना बेहद जरूरी है। भेड़ और बकरियों के लिए गेहूं का भूसा, चूनी, चोकर, खनिज मिश्रण एवं हरे चारे के रूप में कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर दे सकते हैं। जो किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ व बकरियों को खिलाते हैं तो उनके आहार पर खर्च कम आता है, जिससे मुनाफा अधिक मिलता है। बीमारियों से बचाव के उपाय। पशुपालक अपने भेड़ और बकरियों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा और कौन से जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे उनकी भेड़ बकरियां स्वस्थ रहे और मुनाफा अधिक मिले। इस समय में काफ़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है, और मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो जो फिडकिया है, एंट्रोटोक्जीमिया या ईटी के नाम से इसको जानते हैं, ये बीमारी आती है। और उसमें भेड़ बकरियां अगर हम रात को बाड़े में छोड़ते हैं और सुबह पता चलता है कि 3 या 4 मरी हुई मिलती हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इस मौसम में अब तक अगर हमने फिडकिया का टीका नहीं लगवाया है तो अपने स्थानीय जो भी पशु चिकित्सक है या पशु औषधालय है वहाँ जाके और इसका टीकाकरण करवाना आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ हम इनके डिवॉर्मिंग यानी कि पेट में कीड़े मारने की दवाई भी पिला दें, ताकि इनके जो अंतः परजीवी हैं उनसे समस्या होने वाली है वो ना हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्लेडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुष्पीय पौधा है, जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लेडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल से। आपका जो आज तलवार फूल जिसको हम ग्लैडियोलस के बारे में भी ग्लैडियोलस बोल के बोलते हैं, उसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो ग्लैडियोलस का जो फूल है अभी आपका 2 महीने का हो गया होगा, तो अब उसमें जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो पहले बार डोज आप जब बुनाई लगाए होंगे तब दे दिए होंगे, अब जो है उसका नेक्स्ट डोज देने का समय आ गया, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इसका फ्लावरिंग टाइम है, फूल खिलने का समय है। तो इसके लिए जो ग्लैडियोलस का जो दूसरा बार जो इसका नाइट्रोजन का डोज डाल रहे हैं वो है 60 kg प्रति एकड़ का। ग्लेडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लेडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। ये तो बारिश का सीज़न है तो पानी तो ऐसे ही मतलब आ रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि बहुत समय के लिए मतलब
धूप आ रहा है, तो उस समय में हम 4 से 5 दिन का अंतराल में हम यहाँ पे पानी देंगे, क्योंकि अभी का जो समय है उस पानी देने के लिए बहुत ही मतलब इसको बहुत पानी का ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी फूल खिलने वाला है अब हमारा जो क्रॉप है। उसके बाद ग्लैडियोलस में जो है, या जो तलवार फूल बोलते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे जो है मिट्टी को चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो बहुत नाजुक होता है और इसका निचला जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब टूटने वाला हिस्सा होता है, तो इसके ऊपर इसीलिए ना उसका मिट्टी चढ़ाना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है खरपतवार जो है, अभी इसके पौधे के साथ अब कंपटीशन में लग गए होंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और एकदम से खरपतवार हर जगह मतलब फैला हुआ है, तो इसको मैनुअल मेथड से जो लेबरर लगा के करने से ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मतलब यांत्रिक उपाय नहीं कर सकते हैं। ग्लेडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। और अभी जो है इसका जो ग्लैडियोलस का कहीं कहीं पे एक कॉर्म से जो आप लगाए होंगे वहाँ से 2-2 पौधा निकल रहा होगा, तो एक पौधा को कृपया आप तोड़ दीजिए। और उसके बाद इसका जो है फूल आने का समय हो गया, तो फूल आने के बाद जो है इसको आप तुरंत से क्या कीजिए, स्टेकिंग कीजिए। स्टेकिंग मतलब बाम्बू का या कोई लकड़ी का में लकड़ी का जो है उसमें उसको बांध दीजिए। और अभी जो है बारिश का सीज़न में जो फ्यूजारियम विल्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और जिसको तनागलन बोलते हैं, वो भी बहुत मतलब प्रकोप इसमें आता है। तो तनागलन के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो सोल्यूशन है उसको ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग मतलब जो है मिट्टी में ही उसको देना है, या फिर स्प्रे कर सकते हैं 0.2% मतलब 1 लीटर में 2 ml। और उसके बाद हम अगर फील्ड में जब ये पहले इसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उसका जो तना गलन स्टार्ट हो गया है नीचे के तरफ से, ये मुख्यतः जब पानी ज़्यादा आता है उस समय ये दिखाई देता है। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लेडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यहाँ पे और एक रोग का भी मतलब उपद्रव होता है जहाँ पे, लेकिन तनागलन से वो कम है, वो है ब्लाइट जिसको बोलते हैं। और जो ये जो ब्लाइट है इसका जो हम सिम्टम कैसे पता करेंगे, ये पत्ता के ऊपर आएगा और पत्ता के ऊपर ये आसी कलर का और धूसरिया मतलब जो मिट्टी का जैसे कलर है उस टाइप का, और बीच में येलो येलो थोड़ा उस टाइप का जो है सिम्टम मिक्स कलर का आएगा। तो ये जो ब्लाइट के लिए हम मैंकोजेब जो है वो 0.2% के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं जैसे बताया गया, इस टाइप का अगर आप करेंगे तो आपका जो फूल, कॉर्म और जो कॉर्मेल है इसका जो परिमाण में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक उन्नति भी होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरा, जिला जबलपुर के कृषक गोविंद सिंह ने। ये लेमन ग्रास की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोविंद सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे
आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कार्यरत हैं। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि CMF लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुरानी फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने तो आप कटाई कर सकते हैं। उसकी कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं और प्रति कटाई से कम 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो।
या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मेंथा के लिए प्रयोग होती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।